नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बनाई गई पार्किंग का एक मामला सामने आया है। यहां पर कार्यक्रम के बाद बचा खाना पार्किंग क्षेत्र में फेंक दिया गया, जिसके बाद से फेंके गए खाने को भेड़ों ने खा लिया और इसको खाने से भेड़ों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना से गरीब पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान होने की बात भी अब सामने आई है। घटना घटी है सर, हमारा नाम सर विजय पाल है और हमारे 3 भाई हैं, प्रदीप पाल और अजय पाल, और हमारे पिताजी हैं सूर्यरतन पाल। हम सर फतेहपुर के सर निवासी हैं, थाना राधानगर सर हम वहाँ रहते हैं, लेकिन सर हम भेड़ चराते हैं और सर ठंडी के मौसम में हम आपके लखनऊ शहर के आसपास रहते हैं। लखनऊ शहर के आसपास जो प्लाटिंग में चराते हैं और हम कल जो है दोपहर से शाम के करीब सर वहाँ से लेकर के आ रहे थे और शाम को जो बड़ा मैदान है, हम सोचे कि सर पूड़ी है, अच्छा खाना ही होगा जो है, तो सर शाम का टाइम तक सर उनको छोड़ दिए कि चर लेंगे, सर पेट का सवाल है। लेकिन सर वहाँ से जब शाम को लेकर के आए सर यहाँ पे खड़ा किया, लेकिन सर ऐसा हालात सर हुआ है कि सर फिर शाम को ठीक था, लेकिन जैसे रात ढली सर वैसे ही भेड़ सर मरना चालू हो गया। सर अभी के हालात में अभी तक अगर देखा जाए, अगर काउंटिंग होगी तो 200 के आसपास 200 माल हमारा मर चुका है। यहाँ पे डॉक्टर की टीम आई है, वो जांच कर रहे हैं। उन्होंने क्या बताया आपको? सर वो तो जो ठीक हैं, जो खड़ी है उनका देख रहे हैं, हल्का फुल्का सर उनका काम वो कर रहे हैं, लेकिन सर जो माल मर गया है सर उसका कौन जिम्मेदार है? लगभग कितनी भेड़ें मर चुकी हैं अब तक और कितनी भेड़ें हैं आपके पास? सर पूरा 400 के आसपास माल है और 250 के आसपास माल मर चुका है, 200 माल के। घटना घटी है सर, हमारा नाम सर विजय पाल है और हमारे 3 भाई। तो वहीं भारी संख्या में भेड़ों की अचानक हुई मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री ने न केवल घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, बल्कि पशुपालकों को भी हुई भारी नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। शासन की इस तत्काल कार्रवाई से पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। सोमवार की शाम को करीब 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई और करीब कई भेड़ें अभी भी बीमार बताई जा रही हैं, जिनका इलाज जारी है। बता दें कि लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास ये बड़ा हादसा हुआ है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बनाए गए पार्किंग स्थल का ये मामला सामने आया है, जहां पर कार्यक्रम में बचे हुए खाने को पार्किंग में फेंका गया और इस दौरान भेड़ों ने इस खाने को खाया, जिसके बाद से 100 से ज़्यादा भेड़ों की जान चली गई है। तो वहीं घटना से गरीब पशुपालक को भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं अब इस घटना के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया और ऐसे में इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदुम दीक्षित जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अभी अपडेट है इस खबर पर। प्रदुम दीक्षित। अनिता जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि 25 दिसंबर को जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन अपने देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, जिसमें जो रैली भी की गई थी, जिसमें काफी लोग बाहर से भी आए हुए थे, लखनऊ के भी काफी लोग थे, जिनको लेकर के जो है खाने पीने को लेकर के इंतजाम किया गया था। तो वहीं अगर हम बात करें जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, उसके थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे घैला पुल बोला जाता है, तो वहाँ पे भी पार्किंग की जो है व्यवस्था की गई थी, जहाँ पे सारी बसें वगैरह रुकी हुई थी जो आपके बाराबंकी या सीतापुर तरफ से आई हुई थी। तो वहीं अगर हम बात करें जो बसें में जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनको खाने के लिए जो है वहाँ पे लंच पैकेट वगैरह दिया गया, जिसमें जो बचा हुआ खाना था वो उन लोगों ने वहीं पे उसको फेंक दिया था। इसके बाद में ये वही जो फेंका हुआ खाना था वो काफी ज्यादा खराब हो चुका था। जो 28 तारीख दिन 3 बजे की ये घटना है, जो वहां पे एक फतेहपुर से आकर के और वहीं घैला के पास में ही एक बंजर जमीन पे अपनी झोपड़पट्टी बना करके वहां पे भेड़ पालन का उनका कारोबार है, जो 450 भेड़ लेकर के यहाँ आए थे फतेहपुर से। और वहीं पे जब उन्होंने देखा कि इतना काफी सारा जो है वहां पे खाना पड़ा हुआ है, तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो खाना पड़ा हुआ है ये आखिर खराब ही हो रहा है, तो ये अपने भेड़ को क्यों ना यहाँ खिला दें, जिससे हमारे भेड़ों का पेट भर जाएगा। और आज जो है काफी ज्यादा चलिए, टेक्निकी खामी की वजह से प्रदुम दीक्षित से संपर्क हमारा कट चुका है। ऐसे में खबरों में आगे बढ़ते हैं और
देखिए, अब इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। खाना फेंकने के कारण और ये खाना भेड़ों ने खाया और इस दौरान 100 भेड़ों की जान चली गई है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर जनपद के नवनिर्मित रेलवे स्टेशनों के जीएम नॉर्थ रेलवे अशोक कुमार वर्मा ने धामपुर नजीमाबाद रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने रेल अधिकारियों के साथ नवनिर्मित रेलवे स्टेशनों का बारीकी के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान जहां पर खामियां पाई उसे तत्काल ठीक किए जाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। और इस दौरान व्यापारियों और लोगों ने कई ट्रेनों का स्टॉपेज पर दिए जाने के बाद से उन्हें लगातार ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें जो होता है बेसिकली मुरादाबाद से लेके और उड़के तक सारे स्टेशन हम लोग देखते हैं ना। जब भी किसी सेक्शन जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए तो होता है सेफ्टी रिलेटेड हुआ काम। रास्ते में जो हमारी लोग काम करते हैं, गेंट्स काम करती है, ट्रैक मेंटेनेंस होता है, ब्रिजेस है, स्ट्रक्चर, तो वो देखना होता है कि वहाँ सेफ्टी रिलेटेड काम कैसा होगा। तो ये स्टेशनों पर काम चल रहा है। स्टेशनों को हमारे द्वारा स्कीम के अंदर काफ़ी सारे स्टेशन हमारे काम चल रहे हैं, जिसमें से मंगलौर डिवीजन में 20 स्टेशन अभी काम बीच में थोड़ा सा रास्ते थोड़ा स्लो डाउन। व्यापारियों द्वारा लगातार कुछ ट्रेनों को रोकने की मांग लगातार जारी है, तो उस पर कब तक सुनवाई करोगे? ये कंटिन्यूस प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि कोई वन टाइम बेसिस होने। हर स्टेशन पे हर आदमी को ये इच्छा रहती है कि सब ट्रेन वहाँ रुके। यहाँ से वंदे भारत रुकती है। अभी हम लोग चिवरा हर स्टेशन है, उनका भी कहना था यहाँ भी रुकनी चाहिए। हर जगह हर ट्रेन नहीं रुकती, यहाँ पे पूरी 28 गाड़ियाँ रुकती है। यहाँ जो एक मेन डिमांड है कि यहाँ से सुबह कोई गाड़ी आनंद विहार के लिए नहीं है, उसका हम लोग एग्जामिन करेंगे तो सुबह वो चल पाए, क्योंकि उसके लिए मेंटेनेंस फैसिलिटी वगैरह का अरेंजमेंट करना जरूरी होता है। हमारे में यहाँ खाली 12 कोच की पिट लाइन है। अगर हम कोई फुल साइज की गाड़ी चलाते हैं तो पिट लाइन वगैरह हमें नहीं बनानी पड़ेगी, तो वो संभव है कि नहीं देखना पड़ेगा। इसमें जो होता है तो वहीं यूपी के मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक हल्ला बोल पद यात्रा निकाली गई और इस मौके पर 6 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को अनुपस्थिति में मुख्य राजस्व अधिकारी देवेंद्र सिंह को मांग सौंपा गया और कार्यकर्ताओं ने वन विभाग हालिया रेंज के वनकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मांग की और कहा कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने और मारपीट करने वाले कर्मियों का मन बढ़ रहा है। साथ ही कहा गया है कि 2 नामजद सहित 15 महिलाओं को शीतलहर को देखते हुए जनपद में अलाव की व्यवस्था और कंबल का वितरण कराया जाए। उन्होंने बताया कि हालिया पहाड़ी कोला बस्ती के महिलाएं जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने गई थी। वन विभाग ने बताया है कि महिलाओं को मारा पीटा भी गया है और इसके बाद से जाति सूचक गालियां भी दी गई है। नाबालिग लड़कियों के साथ अभद्रता भी की गई है, जिसके चलते वनकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। जिला विकास खंड में वन विभाग के कर्मचारियों ने 15 महिलाओं के साथ बर्बरता के साथ मारपीट की। जब वो कोई अपराध करने नहीं, केवल खाना बनाने के लिए लकड़ी बीनने गई थी जंगल में। सूखी लकड़ियां बीनना जो गिरा पड़ा रहता है, उन्हीं लकड़ियों को वो बीनने गई थी और वन विभाग के कर्मचारियों ने उनको बर्बरता के साथ मारा पीटा और केस भी कर दिया। उन्होंने वन संरक्षण के तहत कानूनी कार्रवाई की है और हम समाजवादी चाहते हैं कि उनके केस को वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग धरना पे बैठेंगे। हलिया ब्लॉक कुछ आदिवासी महिलाओं के साथ वहाँ के फॉरेस्ट वाले वो लोग जंगल में लकड़ी बीनने गए थे और पूरी तरह से मार मारे और मारने के बाद 15 आदमी के खिलाफ और ये लोग खुद फॉरेस्ट वाले चोरी करते हैं, कराते हैं। पूरा शहर में लकड़ी बिक रहा है, हर जगह बदल रहा है और कभी आदिवासी जंगल के राजा हुआ करते। आज आदिवासी सरकार ने जंगल की लकड़ी बेची। हम लोगों ने मांग किया कि उनका मुकदमा वापस किया जाए और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और नहीं समाजवादी पार्टी कलमबद्ध तरीके से आंदोलन कर। तो वहीं मिर्जापुर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में भाग लेने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची, जिस दौरान उन्होंने सभी योजनाओं की जानकारी ली
और संबंधित विभाग को योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। भारत सरकार द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाओं पर चर्चा की गई, जिसमें हर घर नल योजना, बिजली विभाग, धान की खरीद, आयुष्मान कार्ड जैसी सभी योजनाएं शामिल रही। साथ ही सभी भारत सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो और जनपद का विकास निरंतर होने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला अधिकारी, एसएसपी, सीडीओ के साथ आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं यहाँ पर संचालित हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, हर घर जल योजना है, हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बहुत सारी योजनाएं हैं, मनरेगा की योजना है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। उनका बहुत विस्तृत ढंग से सारी योजनाओं में क्या प्रगति जनपद में हुई और कहाँ कहाँ कमियां हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, ऐसे तमाम चर्चा आज इस बैठक में हुई है। और जनपद के विकास को तेजी से गति दी जा रही है और जो भी कमियां नजर आई हैं उस पर बिजली विभाग से लेकर सड़क के कार्य से लेकर बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी है जो मुझ तक आती रहती हैं। उन सारी समस्याओं को उठाया है। जनपद तेज गति से विकास की उस पर आगे बढ़ रहा है और भारत सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो, ऐसी कोशिश दिशा की बैठक। सड़कों की हालत, मैंने हर विभाग को बड़े विस्तार से दिशा निर्देश दिए हैं। एक समस्या मेरे पास आती है कि ये जो हमारे हर घर नल योजना है, इसमें एक बार पाइपलाइन पड़ती है, खुदाई हो जाती है, उसके बाद ठीक से सड़कों को रिपेयर नहीं किया जाता है, ये विषय भी उठा है। धान की खरीद में भुगतान की देरी ना हो, ये उठा है। आयुष्मान कार्ड जो है हमारे, आयुष्मान वय वंदन कार्ड, वो तेज गति से जनपद में जितने भी हमारे बेनिफिशरीज हैं उनके लिए बनाए जाएं। आंगनवाड़ी केंद्र जहां जहां भवन नहीं है उसको प्रायोरिटी पे मनरेगा के तहत बनाया जाए। जहां स्कूलों की बाउंड्री वॉल नहीं है वो जल्दी से बनाई जाए। अगर स्कूलों के ऊपर से बिजली के तार, हाई टेंशन वायर्स निकल रहे हैं तो उसको बिजली विभाग जो है उसको जल्द से जल्द हटाए। बहुत सारे आम जनता से जुड़े हुए विषय हैं जो उठाए। कानपुर से एक मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर दूसरे लड़के के साथ गर्लफ्रेंड को रेस्टोरेंट में बैठे देख प्रेमी भड़क गया, जिसके चलते प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की पिटाई कर दी, जिससे मारपीट में युवक लहूलुहान हो गया। वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मारपीट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे मामला शांत कराया गया। जालौन में जिला अधिकारी ने स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में कड़ाके की ठंड और शीतलहर की ओर देखते हुए उप जिला अधिकारी ने आधी रात को कल्पी नगर क्षेत्र में संचालित रैन बसेरों का रात्रिकालीन औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के उद्देश्य ठंड से बचाव हेतु शासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत का आकलन करना और साथ ही असहाय और बेसहारा लोगों को सुरक्षित श्रेय उपलब्ध कराना था। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी ने रैन बसेरों में ठहरे लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने ठहरने की व्यवस्था, बिस्तर, कंबल, अलाव, साफ सफाई, विद्युत प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था का गहन से निरीक्षण किया। मौके पर मौजूदा कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि रैन बसेरों में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। वहीं एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ठंड से इस भीषण मौसम में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर ना हो। उन्होंने नगरपालिका और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि रात में नियमित गश्त करें और जरूरतमंद लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार संपूर्ण तहसील क्षेत्र में जितने रैन बसेरे हैं, हमारे सभी राजस्व अधिकारी अभी निकले हैं। आपने जैसा कि देखा कि हमने पूरे कालपी शहर में भ्रमण किया। हमारा 2 रैन बसेरा नगर पालिका की ओर से संचालित है, उनको देखा। उनमें जो रुके हुए हैं उनसे हमने बात की। उनके बाथरूम, पीने का पानी, ठंड का समय है तो उनके लिए रजाई गद्दे और कंबल आदि के इंतजाम देखे। और साथ में तहसील के द्वारा भी एक रैन बसेरा स्थापित किया गया है, उसको भी देखा गया। सभी जगह साफ सफाई की स्थिति ठीक है। जो रहने वाले थे उनसे वार्ता की गई, वो संतुष्ट हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन को देखा गया और विभिन्न प्रमुख चौक पे देखा गया। अलाव की व्यवस्था जल्दी पाई गई और वहाँ हमारे पुलिस के जवान मुस्तैद की ड्यूटी दे रहे हैं। और इस तरह से शहर के लोगों से भी अपील है कि यदि कोई उनकी निगाह में ऐसे व्यक्ति जिनका कोई सहारा। तो वहीं कुशीनगर में अवैध बालू का धंधा जोरों पर चल रहा है। बता दें कि नेबुआ
मार्ग पर दिन रात अवैध बालू से लदी गाड़ियां दौड़ रही हैं और इस दौरान ओवरलोड बालू लदी ट्रैक्टर ट्रॉली बिना ISTP परमिट के दौड़ रही हैं। लोगों का कहना है कि वहां के जिम्मेदार अधिकारी शिकायत के 2 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते दिन दहाड़े चल रही अवैध बालू की गाड़ियां जिम्मेदारों को लगातार चुनौती दे रही हैं। तो वहीं यूपी के वाराणसी में 31 दिसंबर और वीकेंड वेकेशन को देखते हुए काशी में पर्यटकों और सैलानियों की संख्या लाखों की तादाद में पहुंच रही है और इस दिन लोग कुल्लू मनाली और मसूरी जैसे हिल स्टेशन की वजह काशी को अपनी यात्रा का प्रमुख केंद्र बना रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक अपने परिवार के साथ काशी आकर यहां पर धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का आनंद उठा रहे हैं। पर्यटकों ने बताया कि वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के उद्देश्य से काशी पहुंचे हैं और उनके साथ पूरा परिवार और सभी लोग काशी भ्रमण का पूरा आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों के अनुसार उन्होंने अब तक बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और काल भैरव के दर्शन किए हैं और इसके साथ ही भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ पहुंचकर बुद्ध स्तूप के दर्शन भी करेंगे। म्यूजियम देखने के साथ ही वो पार्क का भी भ्रमण करेंगे। काशी में इन दिनों आस्था, पर्यटक और सुरक्षा व्यवस्था का संतुलन संगम देखने को मिल रहा है, जिससे पर्यटक बेफिक्र होकर अपनी यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। देखिए, हाल फिलहाल में आवाजाही बढ़ी है श्रद्धालुओं की, पिलग्रिम्स की और टूरिस्ट की भी, क्योंकि विंटर वेकेशन चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां हैं और ईयर एंड भी है, न्यू ईयर भी आ रहा है। तो हमने सारनाथ अंतर्गत जो सारनाथ म्यूजियम एरिया है और जो आपका स्वरवेद मंदिर है, वहाँ पे भीड़ की आवाजाही बढ़ी है। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने निरंतर ड्यूटी लगाई हुई है। टूरिस्ट पुलिस को भी एक्टिवेट किया है, लोकल जो पुलिस है उसको भी निरंतर ड्यूटी लग रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, महिला बीट पुलिसिंग भी हो रही है। अच्छा हुआ, अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। अच्छा, बाबा का दर्शन हमने कर लिया? कल किया कल किया दर्शन। ओके। अच्छा, अनुभूति महसूस हुई? अच्छी, अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, आज आए हैं भगवान बुद्ध के उपदेश स्थली पे घूमने के लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, कल्चर से भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारनाथ आए हैं घूमने के लिए, आप कहाँ घूमे यहाँ? अभी तक तो वो स्तूप और म्यूजियम देखा, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम घूमना पड़ेगा, अभी बाकी है थोड़ा। स्तूप, बुद्धा स्तूप, फिर जो मूर्तियाँ है वो देखा, अच्छा लगा। तो दर्शन ही कर रहे हैं, बहुत मस्त है जगह, लोग भी बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छी जगह है। इससे अच्छा आप दूर दूर जाते हो, कुल्ली मनाली जाते हो, इससे अच्छा आप इधर आ जाओ। ठंडी का मौसम है, बहुत मजा आ रहा है, बस अच्छा है जो भी है। आपने सोचा कुल्लू मनाली न जाकर बाबा के पहले दर्शन करें? करेक्ट। तो हम सोच रहे थे कि साल खत्म करें भगवान का दर्शन करके। अच्छा। तो अगले साल सब अच्छा हो, बस यही मतलब आशा। भारतीय जनता पार्टी संगठन के निर्देश पर जिले के सभी विधानसभाओं में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और इसी को लेकर सीतापुर के लाहरपुर विधानसभा में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र नाथ पांडे रहे। वहीं अपने संबोधन में महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवा का समर्पित रहा है। पोखर परमाणु निरीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं से अटल बिहारी जी ने देश को नई दिशा दी। कार्यक्रम के बाद बीजेपी कार्यालय में अटल जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। वहीं हरगांव विधानसभा में भी अटल स्मृति कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें इलाके के महामंत्री और राज्य में अटल जी के व्यक्तिगत और कृतम पर प्रकाश डाला गया। यूपी के अमरोहा में भी भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों द्वारा अटल सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि और पूर्व विधायक ने अटल जी के जीवन, उनके विचारों और राष्ट्र निर्माण के लिए दिए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे नेता थे जिन्होंने सदैव राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। सम्मेलन में वक्ताओं ने अटल जी के सुशासन की नीति, विकसित भारत की सोच और उनकी दूरदर्शी विदेश नीति पर विस्तार से प्रकाश डाला। देखिए, आज भारत रत्न, महान कवि, महान लेखक, महान पत्रकार, महान राजनेता स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष है। इसके उपलक्ष्य में आज अटल स्मृति सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया। हमारे इस कार्यक्रम में बिमला बाथम जी मुख्य अतिथि, आदरणीय ऋषिपाल नागर जी विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे।
विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, पदाधिकारी और अटल जी में अपने श्रद्धा विश्वास रखने वाले सभी सम्मानित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अटल जी ने जो देश हित में काम किया, परमाणु विस्फोट जो पोखरण में हुआ था, अपने देश को परमाणु संपन्न बनाया। चतुर्मुख योजना जो आज रोड देख रहे हैं चारों तरफ, उन्हीं के उस दूरदृष्टा विचार का परिणाम है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को ध्यान में रखते हुए सभी को साथ लेकर आज देश को तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज हमारा राष्ट्र, हमारा देश जब 2014 में सरकार बनी तो 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारा भारतवर्ष बना है और 2027 तक हमारा देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 2047 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश की इसमें अग्रणी भूमिका रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ विकसित राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग के लिए संकल्पित है। यूपी के हमीरपुर क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर आजादी के बाद से अब तक एक पक्की सड़क से इसको नहीं जोड़ा गया है और ऐसे में ग्राम पंचायत जो है ग्रामीणों का सब्र अब जवाब देने लगा है। सड़क न होने के कारण आए दिन गंभीर हालात बने रहते हैं, लेकिन अब ग्रामीणों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो 9 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन किया जाएगा। बता दें कि ये सड़क के हालात बिल्कुल यहाँ पर खराब हो चुके हैं। बरसात के मौसम में हालात और बदतर हो जाते हैं। कच्चा मार्ग पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे ना तो वाहन पहुंच पाते हैं और ना ही पैदल चलना संभव हो पाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने की वजह से कई गंभीर मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं और रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी है। और ऐसे में बीते दिनों एक प्रसव पीड़िता को ससुराल पक्ष द्वारा बैलगाड़ी से ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी। डीएम साहब के द्वारा ये कहा गया है कि अतिशीघ्र जो है सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। हालांकि हम ये पूछ रहे थे कि सर थोड़ा सा डेट फिक्स कर दीजिए, हालांकि उन्होंने डेट फिक्स नहीं किया है, परंतु हमारे जो ज्ञापन में डेट निश्चित की गई है कि 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। अगर 1 सप्ताह के अंदर सड़क का कार्य स्टार्ट नहीं होता है तो हम लोग 5 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पे उसी कीचड़ वाली सड़क पे बैठ जाएंगे। जिस कीचड़ वाली सड़क में एक प्रसूता को बैलगाड़ी में एक मजबूर ससुर लाचार होकर के बहू को अस्पताल तक पहुंचाया था। ये परसादवा डेरा की सड़क पता नहीं कितने सदियों से जो है वहाँ के बुजुर्ग कीचड़ में चलते झेलते चले आ रहे हैं समस्याओं को लेकर के जो है। तो सर हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि इस सड़क के लिए शासन तक हमारी आवाज़ पहुँचाइए और मुख्यमंत्री महोदय तक इस बात को पहुँचाइए कि यहाँ का जो शासन प्रशासन है झूठे वादे करता है, जबकि प्रसूता का वीडियो वायरल होने के बाद में CDO साहब के द्वारा ये कहा गया था कि सड़क सूखते ही निर्माण कार्य जारी हो जाएगा। पूर्व में 2024 में जब ग्रामवासी आमरण अनशन में बैठे थे तो SDM साहब के द्वारा ये कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद सड़क बन जाएगी। सर ये झूठे छलावा हम ग्रामवासियों के साथ क्यों किया जाता है? हम लोगों का विश्वास ये झूठे शासन प्रशासन से उठता जा रहा है। तो हमारी यही निवेदन है कि सर इस सड़क को भी बनाया जाए। तो वहीं संभल की जामा मस्जिद के निकट कब्रिस्तान की भूमि के अवैध कब्जे की आज पैमाइश होगी। तहसीलदार के नेतृत्व में 3 नायब तहसीलदार, 4 राजस्व निरीक्षण और 22 लेखपालों की टीम इस जमीन का पैमाइश करेगी। साथ ही पैमाइश के दौरान 9 थानों के प्रभारी निरीक्षण, 3 निरीक्षण और 25 दरोगा और 70 कांस्टेबल, 1 कंपनी PSC और 1 कंपनी RRF तैनात रहेगी। इसके साथ ही CO भी मौके पर मौजूद रहेंगे और वही कब्रिस्तान की भूमि की निगरानी CCTV कैमरे और ड्रोन कैमरे से हो रही है। बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद के निकट कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान और दुकान का निर्माण किया गया था। शिकायत के बाद राजस्व की जांच में 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया था। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा। वहीं पुलिस के मद्देनजर पुलिस प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं यूपी के पीलीभीत में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 75,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। बता दें कि यही यूरिया में नौकरी ठगी के सनसनी मामला सामने आया है। गांव के एक युवक ने नौकरी दिलाने के नाम पर 75,000 रुपए ठग लिए हैं। बताया जा रहा है कि युवक को रेलवे में नौकरी दिलवाने का झांसा दिलाया गया था और इसी के साथ ठग का
नोट गिनते हुए वीडियो भी सामने आया है। तो वहीं पीड़ित युवक ने थाने में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं ठगी करने वाले आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और फिरोजाबाद के सिरसागंज पुलिस ने सोमवार सुबह एक मुठभेड़ के बाद से शातिर हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद से मुखबिर की सूचना के बाद से पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में अपराधी था और इसी सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई और नेशनल हाईवे 19 के पास घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। और इस दौरान पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़ हुई है और बदमाश को गोली लग गई है, जिसके बाद से उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, थाना सिरसागंज पे 675/25 बाइक चोरी का मुकदमा पंजीकृत था। आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति इसी मोटरसाइकिल से कोई घटना कारित करने के लिए फिराक में है। इसी सूचना पर थाना सिरसागंज द्वारा पुलिस द्वारा एक सघन जो संदिग्ध वाहनों की चेकिंग का अभियान शुरू किया गया। शेख सराय मोड़ के पास ये अज्ञात व्यक्ति के जब ये पता चला कि पुलिस ने इसको घेर लिया है, इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसके पैर पे गोली लगी और जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला इसका नाम भिकम गिहार, ये गिहार कॉलोनी थाना सिरसागंज का रहने वाला है। इसके पास से हमें एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा व 2 खोखा कारतूस व एक। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।